एक प्यार और नफरत की कहानी। फ्रैंकेस्टाइन जो सिर्फ प्यार चाहता था। कहानी शुरू होती है 1857 में, बहुत उत्तर की तरफ बर्फीले इलाके में। कैप्टन एंडरसन की अगुवाई में एक जहाज नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में मोटी बर्फ में फंस जाता है। एक आदमी कैप्टन से पूछता है, अब क्या करें? कैप्टन कहता है, आगे बढ़ना होगा। वो कहता है, क्रू बहुत थक चुका है। कैप्टन सबके सामने आता है और बोलता है, हमने मिशन लिया है, हमें नॉर्थ पोल तक पहुंचना ही होगा। सब जवाब देते हैं, जी सर। रात में किसी आदमी की आवाज आती है, विस्फोट हुआ है। कैप्टन कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचता है। बर्फ में हर तरफ खून बिखरा होता है। कुछ लोग चिल्लाते हैं, कोई जिंदा है, बुरी तरह घायल। पास जाकर देखते हैं, उसके पैर की जगह नकली हिस्सा लगा है। वो और कोई नहीं, विक्टर फ्रैंकस्टीन है। उसे जहाज पर ले आते हैं। तभी ठंडी हवा में अजीब सी दहाड़ गूंजती है। सब लोग भागकर जहाज की ओर लौटते हैं। एक अजीब प्राणी उनकी ओर बढ़ रहा होता है, जिसके पास इंसानों से ज्यादा ताकत है और जो खुद के जख्म भर सकता है। गोलियां लगने के बाद भी वो रुकता नहीं। कैप्टन विक्टर को बुलाने दौड़ता है। वो प्राणी और नजदीक आता है, कुछ क्रू मेंबर को मार देता है और चिल्लाता है, विक्टर को सौंप दो। सब कोशिश करते हैं उसे रोकने की, लेकिन वो कैप्टन तक पहुंच जाता है और फिर से गरजता है, विक्टर। तभी एक आदमी भारी हथियार से गोली चलाता है। सबको लगता है वो मर गया, लेकिन वो फिर उठ खड़ा होता है और जहाज को धक्का देकर झुका देता है। एक और आदमी गोली चलाता है, मगर बर्फ टूट जाती है और वो राक्षस ठंडी झील में गिर जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर विक्टर को जड़ी बूटी देता है। विक्टर पूछता है, वो कितनों को मार चुका है? कैप्टन कहता है, 6। विक्टर चेतावनी देता है, वो वापस आएगा और मारेगा। कैप्टन बोलता है, वो पानी में गिर गया, अब मर चुका होगा। लेकिन विक्टर कहता है, वो मर नहीं सकता, मैंने कोशिश की थी। वो विनती करता है, अगर वो लौटे तो उसे मुझे ही सौंप देना। फिर सबके सामने विक्टर एक खौफनाक सच कबूल करता है। कैप्टन पूछता है, ऐसा राक्षस किसने बनाया? विक्टर जवाब देता है, मैंने। नए कपड़ों में लेकिन जख्मी हालत में वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा। उसका नाम है विक्टर फ्रैंकस्टीन, जिसका मतलब होता है विजेता। उसका पिता एक अमीर सर्जन था, बहुत सम्मानित डॉक्टर, जिसने उसकी माँ से सिर्फ पैसे और स्टेटस के लिए शादी की थी। विक्टर बताता है, उसका पिता ज्यादातर घर से दूर रहता था और जब लौटता तो सबको उसकी हर बात माननी पड़ती थी। एक बार खाने की मेज पर वो अपनी पत्नी को कच्चा मांस पकड़ा देता है। विक्टर बस देखता रह जाता है। रात में झगड़ों की आवाजें सुनाई देती है और माँ आकर उसे गले लगा लेती है। विक्टर कहता है, पापा मुझसे और माँ से नफरत करते थे। एक दिन दिल और शरीर पर लेक्चर देते वक्त पिता सवाल पूछते हैं, जवाब न मिलने पर सजा देते हैं, हाथ बढ़ाने पर कहते हैं, अब हमारे बीच हाथ मिलाना नहीं होगा, यही तेरे काम का औजार बनेगा। और फिर उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तू मेरा नाम ढोता है, इसे कभी मत भूलना। कुछ दिनों बाद पिता चला जाता है। विक्टर और माँ खेलते हैं, तभी माँ दर्द से कराह उठती है। घबराकर वो पिता को बुलाता है। सब मदद करते हैं, लेकिन पिता उसे दूर धकेल देता है। फिर सुनाई देती है माँ की चीख और अगली सुबह उसकी माँ मर चुकी होती है। विक्टर टूट जाता है, कब्र के पास अकेले रोता है। पिता और उसका भाई विलियम नजर आते हैं, जो अब प्रकृति के बीच बड़ा हो रहा है। विक्टर के मन में बस एक बात थी, पापा ने माँ को मरने दिया। जब उसने पिता से पूछा तो उन्होंने कहा, मौत को कोई नहीं हरा सकता। विक्टर बोला, मैं हरा दूंगा, मैं वो सीखूंगा जो आपने कभी नहीं सीखा। उसी रात से विक्टर का नया जन्म हुआ, लेकिन वो कहता है, मेरा उभार छोटा और पतन तेज था। दंगों और आग ने उसकी जमीनें जला दी और उसके साथ ही पिता भी चले गए। उसका छोटा भाई रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया। विक्टर शहर शहर घूमता रहा, सालों तक विज्ञान की हदें पार करने की कोशिश में। साल 1855 में एडिनबर्ग मेडिकल कॉलेज की कोर्ट में जवान विक्टर अपनी थीसिस पेश करता है। वो कहता है, जन्म और पुनर्जन्म भगवान के हाथ में है, लेकिन मौत वही असली चुनौती है। अगर इंसान भगवान जैसा बन सके तो वो मौत को भी हरा सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। तभी एक अनजान आदमी कोर्ट में दाखिल होता है। विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट दिखाता है। एक मरा हुआ आदमी, ब्रेन सही सलामत लेकिन हाथ लकड़ी का। वो बिजली जोड़ता है और लाश अचानक हिलने लगती है। सब लोग दंग रह जाते हैं। झूरी चिल्लाती है, ये पागलपन बंद करो, जिंदगी देना सिर्फ भगवान का काम है। विक्टर कहता है, शायद भगवान नाकाम है। ये बात उसे कॉलेज से निकाल देती है, लेकिन उसका जुनून और बढ़ जाता है। बाहर वही आदमी आता है, हेनरिक हारलैंडर, एक हथियार व्यापारी। वो बताता है, तुम्हारे भाई विलियम ने तुम्हें संदेश भेजा है। दोनों पास के घर में जाते हैं। विक्टर पूछता है, विलियम मुझसे मिलने आएगा? हेनरिक कहता है, हाँ, अब वो फाइनेंस में कामयाब है। फिर वो विक्टर की तारीफ करता है, मगर पूछता है, क्या तुम अपने जुनून को काबू में रख सकते हो प्रोमीथियस? विक्टर जाने लगता है, लेकिन हेनरिक उसे रोक लेता है। कुछ दिन बाद विक्टर उसके वर्कशॉप में जाता है, जहाँ लकड़ी और मांस से बना इंसानी मॉडल रखा होता है। हेनरिक कहता है, सबसे जरूरी है दिल तक पहुँचना। विक्टर बताता है, अगर रीढ़ की हड्डी के जरिए
पहुंचा जाए तो शायद अमृता हासिल की जा सके। हेनरिक उत्साहित होकर कहता है, मैं तेरे रिसर्च को फंड करूंगा उस पुरानी टावर में। विक्टर पूछता है, बदले में क्या चाहोगे? वो मुस्कुराकर कहता है, शायद बस एक एहसान। विक्टर कहता है, सोचूंगा। तभी दरवाजे पर आवाज आती है, उसका भाई विलियम आ गया है। विक्टर अपने भाई विलियम को गले लगाता है। विलियम अपनी मंगेतर लेडी एलिजाबेथ से मिलवाता है, जो हारलैंडर की भतीजी होती है। विक्टर शालीनता से उसका स्वागत करता है। डिनर पर विलियम उसके थीसिस वाले हादसे की बात छेड़ता है। विक्टर अपनी बात रखता है, विज्ञान से जिंदगी लौटाई जा सकती है। एलिजाबेथ हंस पड़ती है। विक्टर पूछता है, हंसी क्यों? जब विलियम और हारलैंडर कमरे से चले जाते हैं, दोनों अकेले रह जाते हैं। एलिजाबेथ कहती है, सिर्फ सोच से कुछ नहीं होता। जैसे युद्ध में देश और सम्मान के नाम पर लोग मरते हैं, वैसे ही विचार भी मूर्खों का खेल है। विक्टर पूछता है, तो क्या मैं भी मूर्ख हूँ? जहाज पर लौटते हैं। विक्टर जोर से खांसता है। तभी बाहर से चीखें सुनाई देती हैं। क्रू डर गया है और कहता है, इसे जहाज से निकालो। लेकिन कैप्टन कहता है, वो मेरी जिम्मेदारी है। विक्टर कहानी जारी रखता है। कुछ हफ्तों बाद वो विलियम और हारलैंडर के साथ उस पुरानी टावर को देखने गया। उसे देखते ही उसे किस्मत की पुकार महसूस हुई। हारलैंडर कहता है, जो मांगेगा मिलेगा। विक्टर बोलता है, मुझे पिंजरा, बिजली के कॉलम और सारे उपकरण चाहिए। विलियम उसकी मदद करता है लैब तैयार करने में और हारलैंडर से हाथ मिलाकर सौदा पक्का करता है। फिर विक्टर को एक फांसी के मैदान में देखा जाता है, जहां वो अपने प्रयोग के लिए लाशें चुन रहा होता है। तभी वो एलिजाबेथ को देखता है और उसका पीछा करते हुए चर्च पहुंचता है। पादरी बनकर कन्फेशन बॉक्स में बैठ जाता है। एलिजाबेथ कबूल करती है, मुझे अपने मंगेतर के भाई से नफरत है। विक्टर पर्दे के पीछे से चेहरा दिखाता है, और अगर वो मैं हूँ। बाद में दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। विक्टर पूछता है, क्या किताबें खरीदी? वो हंसकर कहती है, गेस करो। विक्टर समझता है रोमांस नॉवेल, लेकिन किताबें निकलती हैं कीड़ों पर। एलिजाबेथ कहती है, विज्ञान में जो सबसे छोटा है वही सबसे दिलचस्प है। दोनों डांस करते हैं। अगला सीन, विक्टर अपने भाई संग लैब बनवाते हुए निर्देश दे रहा है। कुछ दिन बाद वो एलिजाबेथ के साथ तितली पकड़ते हुए दिखता है। फिर लैब में वो अपनी नई थ्योरी पर काम करता है, रीढ़ की हड्डी से बिजली डालकर लाश को जिंदा करने की कोशिश। लेकिन प्रयोग नाकाम हो जाता है, वो कामयाब नहीं हो पाता। दूसरी सीन में विक्टर एलिजाबेथ के पियानो की धुन का मजा लेता है। सेरेमनी खत्म होते ही वो अपने लैब लौटता है, जहां हारलैंडर उसे याद दिलाता है कि नतीजे दिखाने का वक्त आ गया है और एलिजाबेथ से ध्यान हटाने को कहता है। उसे 1 हफ्ते की मोहलत मिलती है। एलिजाबेथ उसी तितली के साथ आती है जो उन्होंने साथ पकड़ी थी। वो लैब में विक्टर का काम देखती है। विक्टर उसे कहता है कि उसे कुछ कबूल करना है। क्या उसने भी वो कनेक्शन महसूस किया? वो उसका चेहरा पकड़ती है, लेकिन तितली देखकर कहती है कि चॉइस आत्मा की ताकत है और ये भगवान का तोहफा है, और बताती है कि उसने अपना फैसला ले लिया है। वो उसे छोड़कर चली जाती है। विक्टर नहाने जाता है और तभी एक आइडिया आता है, भगवान की सिमेट्री, शरीर की सिमेट्री। बिना कपड़ों के ही वो लैब पहुंचता है और स्पाइनल कॉर्ड में सुई लगाता है। अचानक मरा हुआ शरीर जिंदा हो उठता है। विक्टर हैरान होकर सुई निकाल देता है और गहरी सांस लेता है। कुछ दिन बाद युद्ध के मैदान में वो लाशें चुनता है, अपराधी और सिपाही, ताकि एक परफेक्ट शरीर बना सके। वो लंबा और मजबूत शरीर तैयार करता है। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे जोड़ता है और बिल्कुल सटीक कट लगाता है। आखिरकार वो परफेक्ट प्राणी बना लेता है। अब वो बिजली की मदद से उसे जिंदा करने की तैयारी करता है। जैसे ही तूफान आता है, वो एनर्जी सोर्स दिल के पास रखता है। वो हारलैंडर को बुलाने दौड़ता है, लेकिन उसकी हालत देखकर रुक जाता है। हारलैंडर, जो सिफिलिस से मर रहा होता है, कबूल करता है कि वो चाहता था उसका दिमाग उस प्राणी में जिंदा रहे। विक्टर इनकार कर देता है, कहता है उसका दिमाग पहले ही बीमारी से ग्रस्त है। जब वो बिजली के रॉड लगाने जाता है, हारलैंडर गुस्से में मशीन का हिस्सा पकड़कर धमकाता है कि वो सब बर्बाद कर देगा। विक्टर हारलैंडर को शांत रहने को कहता है, लेकिन झगड़े में हारलैंडर लटक जाता है और विक्टर के बचाने की कोशिश के बावजूद नीचे गिरकर मर जाता है। विक्टर उसका दिमाग जांचता है, पर वो पूरी तरह नष्ट हो चुका होता है। हार न मानते हुए विक्टर फिर से प्रयोग शुरू करता है, मौत को चुनौती देने के लिए तैयार। बिजली से झटका देता है, पर कुछ नहीं होता। प्राणी में कोई हलचल नहीं, न नब्ज न सांस। निराश होकर विक्टर सो जाता है। सुबह कोई उसका नाम पुकारता है। वो आंख खोलता है और सामने अपनी रचना को खड़ा देखता है। पिछली रात मरा हुआ वो प्राणी अब जिंदा है। विक्टर डरते हुए पास जाता है और उसे पहली बार रोशनी दिखाता है। वो उसकी हर हरकत की नकल करता है। विक्टर खुद का परिचय देता है। दूसरी ओर एलिजाबेथ अपने भाई विलियम के साथ पत्र देख रही होती है। उधर विक्टर उस प्राणी को टॉवर के सबसे गहरे हिस्से में ले जाकर जंजीरों से बांध देता है और सोच में पड़ जाता है कि उसने क्या कर डाला। कप्तान से वो कहता है कि शायद उसकी कहानी बताने का कोई मतलब नहीं, लेकिन कप्तान सुनना चाहता है। विक्टर प्राणी के घाव भरता है और देखता है कि उसमें असाधारण ताकत और तेजी से ठीक होने की क्षमता है। थकान में वो चाहता है कि वो बोलना सीखे, पर असफल रहता है। तभी प्राणी प्रतिक्रिया देता है। उसी वक्त उसका भाई और एलिजाबेथ आते हैं। विक्टर एलिजाबेथ को खींचकर कहता है कि वो उसे सब दिखाएगा जो उसने हासिल किया है। वो पूछती है, मिस्टर हारलैंडर कहाँ है? विक्टर बात टाल देता है और विलियम को लैब दिखाने ले जाता है। विलियम उसे मेडिकल ट्रिब्यूनल का पत्र देता
देता है। इस बीच एलिजाबेथ उस प्राणी की आवाज सुनकर पास जाती है, उसके जख्म देखती है और विक्टर से पूछती है, तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? विक्टर फिर दोनों को उस प्राणी के सामने ले आता है। विक्टर बताता है कि उसने ही इस प्राणी को बनाया है और सुरक्षा के लिए उसे जंजीर से बांधा है। विलियम उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में पूछता है, जबकि विक्टर एलिजाबेथ को ध्यान से देखता रहता है। उसी रात एलिजाबेथ चुपके से प्राणी से मिलने आती है, अपना नाम बताती है और उसे बोलना सिखाती है। जाते वक्त वो नहीं जानती कि प्राणी धीरे से उसका नाम दोहराता है। लौटते वक्त विक्टर उसे रोककर चेतावनी देता है कि दोबारा उस प्राणी के पास न जाए। वो उसे डांटता है और गुस्से में कहता है कि वो खुद को उससे जोड़ रही है। एलिजाबेथ कहती है, जिसे तुमने बनाया है उसके साथ इतना निर्दयी मत बनो। वो चली जाती है। विक्टर गुस्से में प्राणी के पास जाता है और उससे कुछ और बोलने की मांग करता है, पर जब वो नहीं बोलता तो विक्टर उसे मारता है। अगली सुबह वो विलियम को हारलैंडर की लाश दिखाकर झूठ बोलता है कि प्राणी ने उसे मारा है और एलिजाबेथ को दूर ले जाने को कहता है। उनके जाते ही विक्टर पूरे टॉवर में पेट्रोल डाल देता है, यहाँ तक कि जहाँ प्राणी जंजीरों में बंधा था वहाँ भी। वो कहता है, अगर तू अपने नाम से ज्यादा कुछ बोलेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तभी प्राणी धीरे से कहता है, एलिजाबेथ। विक्टर पीछे हटता है और आग लगा देता है। पूरा टॉवर जलने लगता है। प्राणी चीखता है, एलिजाबेथ। विक्टर पछताता है और लौटने की कोशिश करता है, पर तभी विस्फोट होता है और उसका पैर कट जाता है। उसी वक्त विलियम और एलिजाबेथ लौटते हैं और टॉवर को आग में घिरा देखते हैं। सीन फिर लौटता है कप्तान और विक्टर की बातचीत पर। आवाज सुनकर कप्तान दरवाजा खोलता है। सामने वही प्राणी खड़ा है। वो कप्तान का गला पकड़ लेता है, पर विक्टर चिल्लाता है कि उसे छोड़ दे और उसे पकड़ ले। कप्तान कहता है, अगर ये सब सच है तो मुझे मार दे। प्राणी जवाब देता है, अब मेरी कहानी सुन। वो बताने लगता है आग के बाद की बात, कैसे वो विक्टर को पुकारता रहा पर कोई नहीं आया। आखिरकार उसने खुद को जंजीरों से आजाद किया और पानी में कूद गया। जब होश आया वो टॉवर से बहुत दूर था। वो बिना दिशा के जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल में भटकते हुए उसे एक लाश मिलती है, जिसके कपड़े पहनकर वो आगे बढ़ता है। तभी वो हिरणों के झुंड को देखता है, जिनमें से एक शिकारी की गोली से गिर पड़ता है। शिकारी उसे भी निशाना बनाते हैं। घायल होकर वो भागता है और एक फार्म के अस्तबल में छिप जाता है। वहीं से वो एक बूढ़े अंधे आदमी और उसकी पोती को देखता है, जो उसे पढ़ना सिखा रही होती है। प्राणी रोज छिपकर उनकी मदद करने लगता है, लकड़ी लाना, खाना छोड़ना, कामों में हाथ बटाना। बूढ़ा आदमी उसे जंगल की आत्मा कहता है। कुछ दिनों बाद जब भेड़िए हमला करते हैं तो बाकी परिवार चला जाता है। बूढ़ा अकेला रह जाता है। प्राणी कई बार सोचता है कि खुद को कैसे दिखाए। जब आखिरकार वो सामने आता है तो बूढ़ा डरता नहीं, बल्कि उसे रोटी, आसरा और दोस्ती देता है। धीरे धीरे वो उसे बोलना और पढ़ना सिखाता है। पहली किताब जो वो पढ़ता है उसमें आदम, हव्वा और ईश्वर के क्रोध की कहानी होती है। इस दोस्ती से उसे इंसानियत महसूस होती है। एक दिन बूढ़ा पूछता है कि उसे अपना अतीत याद है क्या? वो कहता है, बस रेत, आग, ठंड और एक नाम, विक्टर। बूढ़ा सलाह देता है कि वो उस नाम को खोजे। वो टॉवर के खंडहरों में लौटता है और वहाँ नोट्स पाकर जानता है कि उसका निर्माता विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है। वो बूढ़े से विदा लेने लौटता है, लेकिन भेड़िए हमला कर चुके होते हैं। वो लड़ता है मगर बूढ़ा दम तोड़ देता है। मरते वक्त वो कहता है कि प्राणी उसके लिए हमेशा दोस्त रहेगा। तभी परिवार लौटता है और प्राणी को लाश के पास देखकर गोली मार देता है। घायल प्राणी गिर पड़ता है, कई गोलियां झेलने के बाद भी। पर कुछ देर बाद वो फिर से उठ खड़ा होता है। अब उस प्राणी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने निर्माता से एक मदद मांगना और विक्टर की हवेली तक पहुंचना। उसी रात विक्टर होश में आता है। उसका भाई बताता है कि विलियम और एलिजाबेथ की शादी होने वाली है और टावर का धमाका एक हादसा माना गया है। शादी की रात विक्टर एलिजाबेथ के कमरे में जाकर उसे बधाई देता है, लेकिन वो गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर बाहर जाने को कहती है। विक्टर अपने कमरे में लौटता है, जहां वो प्राणी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि उसे बस एक चीज चाहिए, एक साथी। लेकिन विक्टर साफ मना कर देता है, कहता है कि अब और कोई राक्षस नहीं बनाएगा। गुस्से में प्राणी उसे दीवार से दे मारता है। आवाज सुनकर एलिजाबेथ दौड़ती है। प्राणी को देखकर उसे गले लगा लेती है। उसी पल विक्टर गोली चलाता है, पर एलिजाबेथ बीच में आ जाती है और मर जाती है। प्राणी उसे लेकर भाग जाता है। विलियम आता है, पर प्राणी उसे भी धक्का दे देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। मरते वक्त वो विक्टर से कहता है कि उसने हमेशा उससे डर महसूस किया, क्योंकि वो खुद एक राक्षस बन चुका है। विक्टर उस प्राणी का पीछा करते हुए बर्फीले उत्तर तक पहुंचता है। वहां दोनों थके टूटे खड़े होते हैं। विक्टर आखिरी सांसों में उसे बेटा कहकर माफी मांगता है। प्राणी उसे माफ कर देता है और उसके माथे को चूमता है। आखिर में वो बर्फ में फंसे जहाज को आजाद कर देता है और उगते सूरज की तरफ हाथ बढ़ाता है, जैसे विक्टर ने कभी उसे सिखाया था। वो सूरज की ओर देखता है। पहली बार उसे सुकून महसूस होता है, एक राक्षस की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे प्राणी की तरह जो बस प्यार चाहता था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियां डराती नहीं, महसूस करवाती हैं।